नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीकेंड स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, यूपी होम गार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज चैनल पे कल से स्टार्ट की गई थी, जिस सीरीज में कल मॉडल पेपर फर्स्ट आपको करवाया गया था, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस थे। वो ना केवल टॉप 20 क्वेश्चंस बल्कि उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी साथ में आपको करा दिए गए थे। उसी श्रृंखला में आज इसका मॉडल पेपर 2 है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं वो भी आपको आज भी करवाए जाएंगे और डेली आपको ये फैक्ट मिला करके लगभग 50+ क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। तो इस सीरीज़ से आप डेली जुड़े रहिए, जिससे आपका बेहतर स्कोर हो सके। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उनसे जुड़े हुए फैक्ट को। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों करता है राष्ट्रपति। लेकिन इससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि राज्यपाल के लिए उम्र कितनी है। तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और कोई भी सदन जैसे कि विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसको शपथ कौन दिलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा आप, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है। और आर्टिकल 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ में याद रखना है। बाकी राज्यपाल के पद का पूरा जो विवरण है वो अनुच्छेद 153 से लगा के अनुच्छेद 162 के बीच में है। तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और बाकी इसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने कार्यकाल को धारण कर सकता है। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। तो उद्यमी हेल्पलाइन का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। बड़ी पूंजी के उद्योग से, महिला उद्यमी से, खेतों में प्रौद्योगिकी शुरू करने से, या फिर सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से। तो उद्यमी जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, वो सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए शुरू किया गया है। जिसका लाभ दोस्तों क्या है, इसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके तहत जो ये MSME के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं वो अपनी समस्याओं को वहाँ से सुलझा सकते हैं। और ये नंबर दोस्तों याद रखिएगा कितना है, 1834-56 और 214। ये कंप्लीट नंबर है, टोल फ्री नंबर। MSME का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था। तो खाद्य कूपन का विचार कौशिक बसु ने दिया था। इसका उद्देश्य दोस्तों जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना था। बीच में जो अनाज की कालाबाजारी है उसको ख़त्म करना। मतलब दोस्तों ये जो अनाज है, अनाज के स्थान पर इन्होंने कैश, जो किसानों के खाते में कैश देना चाहिए, उस पर ज़्यादा बल दिया, क्योंकि अनाज की जो है कालाबाजारी को ख़त्म नहीं किया जा पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने फूड स्टैम्प का विचार प्रस्तुत किया। ये कौन है दोस्तों, कौशिक बसु। तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, भाग 1 जो है उसमें संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। कौन सा, संघ एवं उसके क्षेत्र। संघ एवं उसके जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भाग 1 में वर्णन मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भाग 2 में आपको बता ही दिया मैंने, नागरिकता है। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 से लगा करके आर्टिकल 35 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों भाग 4 को भी याद रखना है।
भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? डीपीएसपी से। डीपीएसपी का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 के मध्य किया गया है। तो अनुच्छेद और भाग और उस भाग में किस चीज़ का वर्णन है, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को। और आरबीआई की स्थापना आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी, ये भी नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और इसके पहले जो हेड थे दोस्तों, अध्यक्ष, वो थे सर ऑशबर्न स्मिथ, सर ऑशबर्न स्मिथ। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो फिर आगे आने की संभावना है। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर यदि पूछता है तो वो थे दोस्तों सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इसके पहले आरबीआई के हेड थे, तो इसको भी आपको याद रखना है, सीडी देशमुख। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? मुंबई के अंदर, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है चक्रीय, संरचनात्मक, तकनीकी, घर्षणात्मक? तो भारत में अधिकतम संरचनात्मक, जिसको मौसमी बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतम है। इसका एक नाम दोस्तों और होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये कई बार पूछा गया है, भारत में अधिकतम कैसी बेरोजगारी है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक लोग उस कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना ही ये दोस्तों क्या दर्शाता है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसका संरचनात्मक या फिर प्रच्छन्न या मौसमी बेरोजगारी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो म्यूचुअल फंड्स को सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हो जाती है। लेकिन उस समय दोस्तों ये गैर वैधानिक निकाय होता है, वैधानिक निकाय नहीं होता है। आगे चल के दोस्तों 12 अप्रैल 1992 में सेबी का एक्ट आता है, जिसके बाद ये एक लीगल वैधानिक निकाय हो जाता है। तो स्थापना आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और सेबी का जो अधिनियम है वो दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को आया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया मैंने है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किससे है, ये आपको बताना है। क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी का दोस्तों रणजी नाम किस लिए पड़ा, किसके नाम पर? तो महाराज कुमार रंजीत सिंह थे दोस्तों, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पर? महाराज कुमार रंजीत सिंह। बीसीसीआई ने दोस्तों इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा है। तो ये भी आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों बीसीसीआई की। बीसीसीआई की स्थापना आपको याद रखना है कब होती है? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो मुख्यालय दोस्तों इसका भी मुंबई के अंतर्गत है। तो ये आपको याद रखना है, मुंबई में इसका मुख्यालय है बीसीसीआई का। और कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट हैं जो आपको बता दें। रणजी ट्रॉफी के अलावा दोस्तों ईरानी ट्रॉफी जो है उसका संबंध भी किससे है? क्रिकेट से ही है।
और ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जो है दोस्तों, इसका भी संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो ये क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है दोस्तों, इसका संबंध है पोलो से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट है इसका। और इसके अलावा दोस्तों राइडर कप आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। किससे है दोस्तों? गोल्फ से है, ये आपको याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक दो और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे डेविस कप दोस्तों याद रखिएगा, डेविस कप। तो डेविस और टेनिस एक जैसा साउंड आपको लग रहा होगा, डेविस और टेनिस, ये टेनिस से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों थॉमस कप याद रखिएगा आप। थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध दोस्तों किससे है? ये आपको याद रखना है, बैडमिंटन से। बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है थॉमस कप, कई बार पूछा जा चुका है। थॉमस कप के अलावा दोस्तों उबेर कप जो है, ये भी बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। तो उबेर कप और थॉमस कप ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। राइडर कप गोल्फ से जुड़ा हुआ है। डेविस कप टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डूरंड कप आपसे पूछा जा सकता है, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये दोस्तों दोनों आपके किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसी एक क्वेश्चन में कवर करा दिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? तो ब्लैक पैगोडा दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसको दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इस कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस कोणार्क मंदिर का दोस्तों निर्माण कराया था, गंग वंश का शासक था। गंग वंश का शासक था नरसिंह देव फर्स्ट। क्या नाम था दोस्तों? ये नाम आप याद रखिएगा, नरसिंह देव फर्स्ट, यानी नरसिंह देव प्रथम ने इसका दोस्तों निर्माण करवाया था। और ये रथ मंदिर है एक प्रकार से, उड़ीसा के दोस्तों जो सिंह भूमि है, सिंह भूमि में स्थित है ये। तो इसको आप याद रखिएगा कोणार्क मंदिर को। और काले पत्थरों से ये बना हुआ है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से जुड़ा हुआ है? तो इसमें दोस्तों जो गरबा है वो गुजरात से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली और ये दोस्तों केरल से संबंधित है, और भांगड़ा आपका जो है वो दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डे, ये भी आप याद रखिएगा। और 22 जून को दोस्तों जल संग्रह दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल, 22 मार्च ये दोनों, और 22 मई, 22 मार्च हो गया दोस्तों जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, ये तीनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ जिला माना जाता है, कच्छ को, जो कि दोस्तों गुजरात के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे यदि आपसे पूछा जाता है तो वो दोस्तों लेह को माना जाता है। लेह जिला दोस्तों लद्दाख के अंतर्गत है। तो ये दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत का सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा है? तो इसके लिए आप याद रखिएगा माहे जिला है, जो कि पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, माहे जिला को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है,
पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्वर्ग दोस्तों कहा जाता है किसको? कश्मीर को कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों कश्मीर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, श्रीनगर को माना जाएगा, क्योंकि श्रीनगर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन और इससे याद रखिएगा आप कि कश्मीर को दोस्तों पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा था? तो जहांगीर ने इसको दोस्तों पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कई बार आता है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो ये बहुत बार अभी पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो शालीमार बाग जो है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा और बाकी जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोलामू झील कहाँ स्थित है? तो चोलामू झील दोस्तों ये आपकी सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम के अंतर्गत ये स्थित है और भारत की सबसे ऊंची झील है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये? सिक्किम में, और भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील में आती है ये। भारत की सबसे ऊंची झील आपकी है कौन सी? चोलामू झील। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर दोस्तों आपका इजराइल और जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और खारे पानी के लिए दोस्तों जाना जाता है, इसकी लवणता बहुत अधिक है। खारा पानी यहाँ पे है, इसकी लवणता भी सर्वाधिक है विश्व में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोने का रासायनिक प्रतीक दोस्तों क्या होता है? Au को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और दो क्वेश्चंस और इसमें याद रखिएगा आप। शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? ये पूछा जाता है। तो 24 कैरेट का जो है शुद्ध प्योर गोल्ड माना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक और इससे जुड़ा हुआ है। ये जो सोना है, सोने का लैटिन नाम क्या है? तो लैटिन नाम इसका दोस्तों आरम है। ये कई बार पूछा गया है। आरम से दोस्तों Au लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफ़ेद हाथी दोस्तों थाईलैंड में पाया जाता है। और थाईलैंड की राजधानी आपको याद रखनी है, क्या है? बैंकॉक है। बैंकॉक इसकी राजधानी है। और रबर उत्पादन में दोस्तों, प्राकृतिक रबर उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आपका थाईलैंड आता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी इससे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये दोस्तों थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नासा के द्वारा दोस्तों इनको भेजा गया था। नासा के द्वारा कौन से मिशन के तहत गए थे? ये मिशन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अपोलो 11 नामक एक मिशन था। अपोलो 11 नामक मिशन के द्वारा इनको दोस्तों भेजा गया था। और 20 जुलाई 1969 को, डेट भी आप याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 में दोस्तों ये इन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खदान दोस्तों जादूगोड़ा में स्थित है, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता है। झारखंड में दोस्तों पड़ता है ये। झारखंड में दोस्तों सिंहभूमि जो जिला है वहाँ पे आपका पड़ता है ये जादूगोड़ा नामक क्षेत्र, जो कि यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों स्तनपायी जीव माना जाता है नीला जो वेल होता है, उस नीली वेल को दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव माना जाता है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो एफिल टावर दोस्तों कहाँ पे
फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा दोस्तों है पाउंड स्टर्लिंग, ये आप याद रखिएगा। और ग्रेट ब्रिटेन जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्तों? इंग्लैंड है, इंग्लैंड, और इसके अलावा दोस्तों कौन शामिल है? वेल्स, वेल्स, और इसके अलावा दोस्तों कौन सा है? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ये तीनों मिलकर के दोस्तों क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है दोस्तों स्टेपीज, जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी की यदि बात करते हैं तो ये भी आप याद कर लेना, फीमर। ना केवल सबसे लंबी बल्कि सबसे मजबूत हड्डी भी यदि आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सी है? फीमर हो जाएगी। तो और कुल हड्डियां दोस्तों मानव शरीर में 206 होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो स्टेपीज है दोस्तों, इसकी लंबाई यदि आपसे पूछा जाता है तो 3 से 4 mm के बीच में इसकी लंबाई होती है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।